Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube चैनल मैथ स्कॉलर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री सेक्शन का सर्किल स्टार्ट करेंगे, सर्किल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो भी आपको बताया जाएगा फ्रेंड्स, वो आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन भी कराया जाएगा, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल वाले क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये क्लासेस 6 to 8 और 9 to 10 दोनों के लिए है। पार्ट 1 है फ्रेंड्स यह वीडियो, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद आपका सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो फिर आपको दोबारा सर्किल पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले हम लोग की पॉइंट्स पे बात कर लेंगे। देखिए, क्योंकि होता क्या है फ्रेंड्स, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता है, ठीक है। जो कंसेप्ट है, जो थ्योरिटिकल पार्ट है कि इसमें क्या क्या सर्किल के अंदर क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वो आपको पता नहीं रहता है। और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल आ जाता है तो फिर वहाँ से आप उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे मत जाइए, उसके बारे में पहले समझिए, सीखिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं एक वृत्त कहलाता है। क्लियर है। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ सर्किल। देखिए, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, ये कोई तल है, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु, जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित होते हैं, अब वही क्या कहलाते हैं, सर्किल कहलाते हैं, ठीक है। ये आपका ओ सेंटर हो गया और ये हो गया फिक्स्ड पॉइंट और ये आपका ओपी रेडियस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन की पॉइंट्स सेकंड देखते हैं हम लोग, दूसरा की पॉइंट्स। नोट, वृत्त का व्यास त्रिज्या की दोगुनी होती है, लेकिन वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है। आप लोग पहले से जानते हैं फ्रेंड्स, डी बराबर होता है 2r और r बराबर होता है d/2, ठीक है। अब देखिए, इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये PQ जो है वृत्त की जीवा है, जीवा को अंग्रेजी में कोड बोलते हैं, आपको आगे मिलेगा इंग्लिश भी। और AOB जो है ये वृत्त का व्यास है, और वृत्त का व्यास ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, दिखने में आपको लग रहा है कि ये सभी छोटे छोटे चीज़ें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, लेकिन यही छोटे छोटे कंसेप्ट कभी कभी आप पे भारी पड़ जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, अगर इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा तो ये और ये दोनों आपका पॉइंट्स है P और Q, ठीक है। अब इन दोनों को अगर हम अलग कर दें इस तरीके से, तो ये जो अलग वाला पार्ट होगा नीचे, इसको हम लोग लघु चाप बोलते हैं, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच वाले भाग को हम लोग चाप बोलते हैं, लघु चाप। और ये ऊपर वाला जो पार्ट हो गया आपका, वो दीर्घ चाप हो गया। दीर्घ चाप को अंग्रेजी में मेजर आर्क बोलते हैं और लघु चाप को अंग्रेजी में माइनर आर्क बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को एक चाप कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को ही क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। संपूर्ण वृत्त की लंबाई को उसकी परिधि कहते हैं। ये जो लंबाई है, लेंथ, यही इसका सरकमफेरेंस कहलाता है, परिधि। और परिधि C बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr। क्लियर है। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड, देखिए, जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तीय क्षेत्र का खंड या सरल शब्दों में वृत्तखंड कहते हैं। क्लियर है। यह दो प्रकार का होता है फ्रेंड्स, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये देखिए, लघु वृत्तखंड माइनर सेगमेंट, दीर्घ वृत्तखंड मेजर सेगमेंट। अब इसका आप डायग्राम समझ सकते हैं, डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, ये जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जीवा है, वृत्त की जीवा। नीचे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड और ऊपर वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्लियर है फ्रेंड्स। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो
कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्या, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को त्रिज्यखंड कहते हैं। सेक्टर, ये सेगमेंट था और ये सेक्टर है। क्लियर है? चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। दिख रहा फ्रेंड्स? वृत्तखंड की तरह त्रिज्यखंड भी दो प्रकार का होता है, लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर, दीर्घ त्रिज्यखंड मेजर सेक्टर। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये OP और OQ दोनों रेडियस है सर्किल का, और ये जो नीचे वाला भाग आप देख रहे हैं OPQ, ये स्मॉलर भाग, इसको हम लोग बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड माइनर सेक्टर, और ये हो गया आपका मेजर सेक्टर। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित होता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर भाग में स्थित होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट। ठीक है, वृत्त का जो केंद्र होता है सर्किल के इंटीरियर पार्ट में स्थित होता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त के बहिर्भाग में स्थित होता है। एक ऐसा बिंदु जिसका डिस्टेंस वृत्त की त्रिज्या से अधिक होगा तो डेफिनेटली है वो सर्किल के बाहर में स्थित होगा पॉइंट। क्या बताइए? जैसे मान लीजिए ये दोनों रेडियस है, दोनों सेम लेंथ का है तो वृत्त के अंदर ही है। लेकिन अगर मान लीजिए एक ऐसा पॉइंट है जो इस रेडियस यानी कि OQ या फिर OP से बड़ा है, मान लीजिए यहाँ तक वो लेंथ है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो वृत्त के बाहर चला जाएगा पॉइंट, यानी कि बहिर्भाग, एक्सटीरियर पार्ट हम लोग बोलते हैं। कौन सा पार्ट बोलते हैं फ्रेंड्स? एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं इसको, एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाता है, जो वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चाप अर्धवृत्त होता है। एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। एक चाप, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक चाप ड्रॉ कर दिए, एक चाप अर्धवृत्त होता है, बीचों बीच जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, एक सर्किल को दो पार्ट में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। अगला पॉइंट है, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है फ्रेंड्स? एक चाप और जीवा के बीच का भाग होता है। आप यहाँ देख सकते हो, ये देखिए, दिख रहा फ्रेंड्स? ये जो वृत्तखंड है, एक चाप और एक, ये हो गया जीवा और ये हो गया एक चाप, इन दोनों का क्या होता है? एक भाग होता है। इसका बात करें तो ये हो गया जीवा और ये हो गया चाप, उसी का भाग होता है वृत्तखंड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे तीन भागों में विभाजित करता है। देखिए, एक वृत्त जिस तल पे स्थित है उसे तीन भागों में बांटता है। कैसे बांटता है? तीन भागों में। इस पार्ट को, अंदर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंटीरियर पार्ट, यानी कि अंतः भाग। ठीक है, और एक होगा बाहर वाला भाग, सर्किल के बाहर वाला भाग, यानी कि बहिर्भाग, एक्सटीरियर पार्ट, और एक सर्किल खुद होगा। तो कितने पार्ट्स हो गए फ्रेंड्स? तीन पार्ट्स हो गए। आप याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप गलती ना करेंगे। एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे तीन भागों में विभाजित करता है, एक्सटीरियर पार्ट, इंटीरियर पार्ट और एक सर्किल। नेक्स्ट पॉइंट है 6 का 1, केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो, डेफिनेटली वो वृत्त का क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, व्यास कहलाएगा, क्योंकि व्यास ही तो त्रिज्या का दोगुना होता है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। वृत्त एक समतल आकृति होता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए 7 नंबर पॉइंट देखते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है यानी बनाती है। ये डायग्राम फ्रेंड्स ड्रॉ करने में थोड़ा सा गलती हो गया, इसे आप रॉन्ग फिगर है ये, आप इसे समझें। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी कि ये हो गया वृत्त, इसकी दो बराबर जीवाएं हैं यानी कि ए बी बराबर है सी डी, ठीक है। ये दोनों बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यहाँ जो एंगल बनेगा जितने डिग्री का उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट एंगल ए ओ बी मस्ट बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। आप इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती है। उसी का उल्टा है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं यानी कि इसमें जीवाएं बराबर है तो केंद्र पर अंतरित कोण बराबर होते हैं। और इस पॉइंट में क्या है, अगर कोण बराबर होते हैं, केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे दोनों जीवाएं क्या होगी, बराबर होगी। इसमें फिगर नहीं बनाए फ्रेंड्स और यहाँ लिख दिए हैं इन एव फिगर। इसी फिगर में क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 3rd नंबर पॉइंट देखते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को, यानी जीवा यानी कोण हो गया फ्रेंड्स, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब होता है फ्रेंड्स डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स, डिवाइड इन 2 इक्वल पार्ट्स। 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब, ये वृत्त का केंद्र है और ये ए बी जीवा है। इस वृत्त के केंद्र से अगर हम जीवा पर लंब डालेंगे तो जीवा को क्या करता है फ्रेंड्स, समद्विभाजित करता है। दैट मीन्स ये पार्ट इस पार्ट के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ए एम बराबर क्या होगा, बी एम। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए, एक वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा, ये रेखा जीवा पर क्या होती है फ्रेंड्स, लंब होती है, यानी कि 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर हम वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई रेखा खींचते हैं तो हमेशा जीवा पर क्या होगा, लंब होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दैट मीन्स ए ओ एम ए बराबर होगा ओ एम बी, ठीक है। ये सब का यूज होगा फ्रेंड्स क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं सॉल्व होता है सर्किल का, ट्रायंगल का, क्योंकि आपको थ्योरी ही पता नहीं होता है, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं रहता है, समझे। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, जो अप्रोच उसमें यूज होता है, जो कंसेप्ट यूज होता है, जो थ्योरी वाला पार्ट यूज होता है, वो आपको पता नहीं रहता है। और सर जब बताते हैं डायरेक्ट तो उसको आपको वो चीज़ समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये सभी अगर आपको दिमाग में रहेगा, क्वेश्चन देखिएगा फिर कैसे फटाफट सॉल्व होता है। आगे वाले पॉइंट से देखते हैं फ्रेंड्स। 3 संरेख बिंदुओं से होकर एक भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है। मान लीजिए ये तीनों पॉइंट्स संरेख हैं, यानी कि कॉलिनियर है, अर्थात एक ही लाइन पे स्थित है। क्या आप इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं? कभी नहीं, एक भी सर्किल ड्रॉ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर तीनों पॉइंट्स संरेख होंगे तो उन तीनों पॉइंट्स होकर एक भी वृत्त खींचा नहीं जा सकता है। हेयर पॉइंट्स ए बी एंड सी आर क्या है, कॉलिनियर है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए इसको आप समझिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया है फ्रेंड्स, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। यहीं पे छोटा सा डायग्राम बना देते हैं फ्रेंड्स।
ये हो गया। अब हम 3 पॉइंट्स को कलेक्ट करते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं, एक यहाँ ले लेते हैं और एक यहाँ ले लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा, अभी जस्ट लाइट कट गया, ठीक है। तो फिर भी हम वीडियो आपका कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हम लोग समझ रहे थे ये वाले पॉइंट, 3 दिए हुए असंरेखी बिंदुओं द्वारा होकर जाने वाला एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। अगर असंरेख बिंदु रहेगा फ्रेंड्स तो एक सर्किल आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन संरेख रहेगा कॉलिनियर तो उसे हम एक भी सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इससे इसीलिए एक सर्किल ड्रॉ किया जा सकता है असंरेख बिंदुओं से, क्योंकि ये तीनों बिंदुएं एक लाइन पे नहीं है, संरेख नहीं है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, इसीलिए एक सर्किल पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक वृत्त की या सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती है। जैसे देखिए, एक सर्किल है, ठीक है, ये आपका एक सर्किल है, एक वृत्त है या सर्वांगसम सर्किल कह सकते हैं। बराबर जीवाएं यानी पी क्यू और आर एस दोनों बराबर जीवाएं हैं, केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर स्थित होती है, यानी कि एल ओ बराबर क्या होगा, एम ओ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक और पॉइंट फ्रेंड, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। उसी का रिवर्स या उल्टा है। इन एबव फिगर पी क्यू बराबर हो जाएगा आर एस, ठीक है। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, जो जीवाएं समान दूरी पर स्थित होगा वो लंबाई में क्या होगा, बराबर होगा। अभी क्या था, लंबाई में बराबर था तो केंद्र से समान दूरी पर स्थित था, ठीक है। एक दूसरे से क्या था, एक दूसरे का उल्टा है। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए, एक ये है और एक सर्किल आपका ये है, ठीक है फ्रेंड्स। आप डायग्राम को देखकर हंसे ना, सर्किल राउंड नहीं हुआ, आपको समझना है। चलिए मान लीजिए इसका रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो वो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ओ डैश। डिस्टेंस क्या दे रखा फ्रेंड्स, 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में। देखिए उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और बड़े वाले सर्किल की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, इसको अगर हम मिला दें यहाँ तक, ये हो गया 5 सेंटीमीटर, और इसको अगर मिला दें हम फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए पूछा क्या जा रहा है, तो उभयनिष्ठ जीवा यानी कॉमन कोड की लंबाई क्या होगी। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो जीवा है यानी कि ए बी, इसकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक है 4 सेंटीमीटर। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस अगर हम मान ले कुछ x मान ले, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस अगर फ्रेंड्स x मान लेते हैं तो ये वाला डिस्टेंस निकलेगा 4 - x, ठीक है। कोई शक नहीं, क्योंकि टोटल कितना है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए अभी अभी हम लोग थ्योरम पढ़े थे, अगर किसी जीवा पर कोई लाइन ड्रॉ किया जाए जो केंद्र से होकर के गुजरता हो, तो उस जीवा को वो क्या करता है, बराबर भागों में बांट देता है, बराबर भागों में समद्विभाजित करता है, डिवाइड करता है, बांट देता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये वाला पार्ट जितना होगा उतना ही पार्ट ये होगा, इसको हम m नाम दे देते हैं। तो am अगर मान लीजिए फ्रेंड्स x होगा तो ये भी क्या हो जाएगा bm, ये भी आपका x ही होगा, ठीक है। अब हम लोग देखिए, हाँ, और दूसरा क्या होता है, समद्विभाजित करते हैं, यानी लंब भी होता है, यानी कि 90 डिग्री पर ये क्या होगा, जीवा पर लंब होगा, 90 डिग्री का कोण भी बनाएगा, ठीक है।
अगर हम यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, वो डबल हो जाएगा उसका, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू अगर x मान लें तो ये भी x हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या हो जाएगा। आप दूसरा भी वेरिएबल मान सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे x मान लिए हैं, आप y भी मान सकते हैं, डजेंट मैटर, आप समझ लीजिए। सिर्फ देखिए यहाँ से यहाँ तक का अगर हम स्क्वायर करें, निकालें, क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग 25 माइनस आधार का वर्ग, यानी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया आपका, ये वाला एक टर्म हो गया। अब इस ट्राइंगल को अगर हम ध्यान से देखें, इसमें भी यही वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसमें, 3 तिया 9 और माइनस ये नीचे वाला आधार एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आइएगा तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9। इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बराबर 25, 4 चौक 16 माइनस 4 दूना 8x प्लस एक्स स्क्वायर। बाहर निकाल दीजिए, माइनस है, सॉरी, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, फिर इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका 25 माइनस 16 9, अब माइनस माइनस प्लस 8x। अब इस 2x स्क्वायर की जगह पे 9 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 9 बराबर हो गया 9 प्लस 8x। ठीक है फ्रेंड्स, ये कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा, 0। अब बताइए x का वैल्यू 0 कब पॉसिबल होगा, जब ये लाइन क्या हो, कोइंसिडेंट हो, मतलब ये जो है इसको ओवरलैपिंग कर लेगा, मतलब ए ओ ए एम पे क्या होगा, खड़ा हो जाएगा, उसको ढक लेगा फ्रेंड्स, तभी तो पॉसिबल होगा x का वैल्यू 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक इसको कवर कर लेगा तो x का वैल्यू 0 आ जाएगा। जब ये इसको कवर करेगा फ्रेंड्स, तो मान लीजिए इसका लेंथ 3 है, तो इसका भी लेंथ क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ए बी अगर टोटल निकालें तो उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कॉमन कोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई क्वेरी हो, आपको दिक्कत हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रेंड्स, चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक चतुर्भुज ABCD चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है फ्रेंड्स, यदि इसके चारों शीर्ष एक वृत्त पर स्थित होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये चतुर्भुज है ABCD, लेकिन इन सब का जो चारों शीर्ष है चतुर्भुज का किस पर स्थित है, एक वृत्त पर स्थित है, सर्किल पे। ठीक है, अब देखिए एंगल A प्लस एंगल C का जो वैल्यू होगा 180 होगा, एंगल B प्लस एंगल डी का जो वैल्यू होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, वो भी 180 होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी प्लस एंगल डी, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योगफल 180 डिग्री होता है। विलोम भी इसका आप समझ लीजिए, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग अगर 180 डिग्री होगा तो वो चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AC और BD विकर्ण है। यदि DBC 55 डिग्री तथा BAC 45 डिग्री हो तो BCD का वैल्यू मान क्या होगा। आप देखिए इसका वैल्यू है 55 डिग्री, यानी कि ADBC, ठीक है, इसका वैल्यू 55 डिग्री है, तो CAD का जो मान होगा फ्रेंड्स वो भी 55 डिग्री होगा। क्यों 55 डिग्री होगा, क्योंकि वृत्तखंड के कोण जो होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि फ्रेंड्स अगर हम बोलें CAD इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। ठीक है, किस बेसिस पे कह सकते हैं फ्रेंड्स, वृत्तखंड के एक ही कोण है। ठीक है, एक वृत्तखंड के कोण, एक वृत्तखंड के कोण जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, एक वृत्तखंड के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर हम ये वैल्यू निकालें BAD,
या DAB, कोई भी नाम दे सकते हैं। DAB जो होगा फ्रेंड्स 45 प्लस क्या हो जाएगा 55 डिग्री, क्या हो जाएगा आपका जुट करके 100 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, क्या होगा 100 डिग्री। अब देखिए, अब हम एंगल A प्लस एंगल C बराबर क्या लिख सकते हैं 180 डिग्री, क्योंकि अभी अभी आपको बताया गया था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री। जब ये दोनों मिल करके 100 डिग्री हो गया तो आप बता सकते हैं फ्रेंड्स ये कितना होगा 80 डिग्री। यानी BCD क्या पूछ रहा है यहाँ पे, BCD का ही वैल्यू पूछ रहा है। BCD बराबर क्या हो जाएगा 180 में इस 100 को माइनस कर देंगे यानी कि 80 डिग्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, आपको यह वीडियो कैसा लगा, कैसा कंटेंट लगा आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स अगर आपको इस वीडियो में बताए हुए कंसेप्ट का PDF चाहिए, सर्किल का जो भी आपको डिस्कस किया गया इस वीडियो में आपके साथ, अगर इन सब का आपको PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आपको क्या करना है ज्वाइन कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं पे आपको वहीं पे PDF प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, या फिर आप पर्सनली इस नंबर पे भी आप SMS कर सकते हैं 9955691532। ठीक है, इस पे भी आप SMS कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।